दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग मुगलकालीन स्थापत्य कला से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सांस्कृतिक और स्थापत्य क्षेत्र के योगदान की बात की जाए तो सर्वाधिक योगदान मुगल काल का है। 1526 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना के साथ भारत में स्थापत्य कला के एक नवीन युग का आरंभ हुआ। बाबर के बागों से लेकर औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद तक मुगलकालीन शासकों ने भारत की स्थापत्य कला को कई तरह से समृद्ध किया। मुगलकालीन स्थापत्य कला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कला शैली 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में मुगलकालीन स्थापत्य कला, उनकी विशेषताओं और अलग अलग शासकों के काल में बनवाई गई इमारतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। मुगल स्थापत्य कला में कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो इसे अन्य स्थापत्य शैलियों से अलग बनाती हैं। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुगलकालीन स्थापत्य कला इस्लामी, तुर्की, फारसी और भारतीय स्थापत्य कला का अनूठा मिश्रण है। मुगल शासकों ने भव्य महल, सुंदर मकबरे और आलीशान मस्जिदों का निर्माण कराया। मुगलकालीन स्थापत्य कला में कुछ विशेषताएं सभी इमारतों में देखने को मिलती हैं, तो कुछ विशेषताएं सिर्फ विशिष्ट इमारतों में ही देखने को मिलती हैं। हम सबसे पहले उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो लगभग सभी मुगलकालीन इमारतों में देखने को मिलती हैं। गुंबद और मीनारे लगभग सभी मुगलकालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, गुंबद इन सभी इमारतों की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा मुगल स्थापत्य में मेहराबों का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। ये मेहराबें इन इमारतों को भव्यता और स्थायित्व प्रदान करती हैं। इसके अलावा मुगल शासक प्रकृति प्रेमी भी थे। उनका प्रकृति प्रेम उनके हर वास्तुकला में दिखाई देता है। मुगल स्थापत्य कला में बगीचों का विशेष महत्व है। मुगलों की लगभग हर इमारतों में बाग बगीचे, सुंदर फूलों वाले पौधे देखने को मिल जाएंगे। शालीमार बाग और ताजमहल का बगीचा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं जल संरचनाओं का भी मुगलकालीन इमारतों में बखूबी प्रयोग किया गया है। मुगल इमारतों में फव्वारे, नहरें और तालाबों का व्यापक उपयोग हुआ है, जो इमारतों को सौंदर्य और शीतलता प्रदान करते हैं। वहीं अगर कुछ विशिष्ट विशेषताओं की बात की जाए तो हर इमारत की अपनी कुछ अलग विशेषता भी है। मसलन कुछ इमारतों जैसे लाल किला, जामा मस्जिद आदि के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसी तरह मोती मस्जिद, ताजमहल आदि में संगमरमर का उपयोग किया गया है। साथ ही ताजमहल की दीवारों में डिजाइन के लिए पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि पिएत्रा ड्यूरा एक प्रकार की जड़ाई कला है जिसमें विभिन्न रंगों के पत्थर का उपयोग करके डिजाइनों को बनाया जाता है। ताजमहल और एतमाद उद दौला के मकबरे में इसका उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुगलकालीन स्थापत्य कला में गंगा जमुनी तहजीब या धार्मिक सहिष्णुता भी व्यापक रूप से दिखाई देती है। विशेष तौर पर अकबरकालीन स्थापत्य कला में, जैसे कि जोधाबाई के महल में हिंदू एवं जैन मंदिरों की विशेषता देखने को मिलती है। पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है, जो मंदिरों एवं विहारों की बौद्ध शैली को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि 5 मंजिला पंचमहल मरियम उज जमानी के सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनवाया गया था। यहीं से अकबर की मुसलमान बेगमें ईद का चांद देखती थीं। जोधा का महल प्राचीन घरों के ढंग का बनवाया गया था। इसे बनवाने तथा सजाने में अकबर ने रानी की हिंदू भावनाओं का विशेष ख्याल रखा। भवन के अंदर आंगन में तुलसी का चौरा है और सामने दालान में एक मंदिर के चिन्ह हैं। दीवारों में मूर्तियों के लिए आले बने हैं। कहीं कहीं दीवारों पर कृष्ण लीला के चित्र हैं जो बहुत मध्यम पड़ गए हैं। इसी प्रकार टोडरमल के महल या तानसेन के महल में भी हिंदू प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का बिंब हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है। आइए अब अलग अलग मुगल शासकों के काल के दौरान निर्मित स्थापत्य संरचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक मुगल वास्तुकला की। प्रारंभिक मुगल कालीन कला बाबर और हुमायूं के शासनकाल में बनी इमारतों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी और प्रारंभिक मुगल वास्तुकला में उनके व्यक्तिगत प्रभाव को देखा जा सकता है। बाबर ने भारत में अपनी स्थापत्य शैली के रूप में फारसी और तुर्की प्रभावों को अपनाया। इस काल की प्रारंभिक इमारतें सरल और छोटे आकार की थीं, लेकिन उनके डिजाइनों में विस्तार और नक्काशी का कार्य अत्यधिक था। बाबर विशेष तौर पर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल के दौरान इमारत निर्माण से अधिक ध्यान बाग लगवाने पर दिया। बाबर ने मुख्यतः 4 बाग शैली में बागों का निर्माण कराया। वहीं अगर हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो उसका शासनकाल अस्थिरता से भरा हुआ था। हुमायूं का अधिकांश शासनकाल युद्ध में ही बीता, अतः उसके शासनकाल में किसी विशेष इमारत का निर्माण नहीं हुआ। हालांकि उसने दीन पनाह पुस्तकालय और कुछ बागों का निर्माण कराया था। अकबर कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो उसके शासनकाल में मुगलों को स्थिरता प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप संगीत, कला, साहित्य और स्थापत्य कला सभी क्षेत्रों में विकास को गति मिली। अकबर ने भारतीय स्थापत्य शैली को अपनाते हुए उसे मुगल स्थापत्य के साथ मिश्रित किया। इस काल में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें से फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य रचनाएं हैं। गौरतलब है कि अकबर ने अपनी नई राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। यह शहर भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली का अद्वितीय मिश्रण है। इसमें बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, दीवाने खास और दीवाने आम जैसी भव्य संरचनाएं शामिल हैं। यदि आगरा किला की बात करें तो यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें अनेक महल, मस्जिदें और अन्य संरचनाएं हैं, जैसे जहांगीर महल, दीवाने खास और मोती मस्जिद, जो कि मुगल स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। अकबर के बाद आता है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का युग स्थापत्य कला में अधिकता और सजावट का काल था। इमारतों में पिएत्रा ड्यूरा और बारीक नक्काशी के उपयोग की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल से हुई। जहांगीर के काल की प्रमुख इमारतें हैं शालीमार बाग और एतमाद उद दौला का मकबरा। गौरतलब है कि एतमाद उद दौला के मकबरे को बीबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल का पूर्ववर्ती मॉडल माना जाता है। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और इसमें पिएत्रा ड्यूरा का उत्कृष्ट कार्य है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां का शासनकाल और शाहजहां का युग मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष था। इस काल में मुगल वास्तुकला में भव्यता, विशालता और समरूपता का विशेष महत्व दिया गया। शाहजहां के काल की सबसे भव्य इमारत है ताजमहल। यह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है और इसमें पिएत्रा ड्यूरा, बगीचे, फव्वारे और विशाल गुंबद जैसे विशेषताएं हैं। यह इमारत मुगल स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा लाल किला, जामा मस्जिद आदि भी शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें हैं। शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब का युग मुगल स्थापत्य कला निर्माण का अंतिम चरण था। इस काल में वास्तुकला में सादगी और धार्मिकता पर अधिक ध्यान दिया गया। औरंगजेब ने कुछ मस्जिदों और अपनी पत्नी के मकबरे का निर्माण कराया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शैली ताजमहल के समान है। लेकिन सवाल है, मुगल कालीन स्थापत्य संरचनाओं का वर्तमान में क्या महत्व है? ऐतिहासिक वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य तत्कालीन समाज के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में ये इमारतें अत्यधिक सहायक हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला में हमें उस काल की समृद्धि, उसके चरमोत्कर्ष और गिरावट को क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करती है। जैसे कि बाबर के शासनकाल से शाहजहां के शासनकाल तक मुगलों की उत्तरोत्तर समृद्धि और उसके बाद क्रमशः आई गिरावट उनके स्थापत्य निर्माण में भी दिखाई देती है। साथ ही इन इमारतों को देखकर संबंधित शासक की रुचि और नीतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मसलन अकबरकालीन इमारतें उसके धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देती हैं, तो औरंगजेब के शासनकाल में बनी इमारतें उसकी धार्मिक कट्टरता की।
इसी तरह बाबर के शासनकाल में निर्मित संरचनाएं उसके प्रकृति प्रेम की जानकारी देती हैं। इसके अलावा ये इमारतें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने का भी एक अच्छा स्रोत है। इनके निर्माण में उपयोग की गई भवन निर्माण सामग्री मुगलों के अत्यधिक धनवान होने का प्रमाण देती है। साथ ही मुगलकालीन स्थापत्य कला तत्कालीन समाज में हिंदू, तुर्की, फारसी और इस्लामी संस्कृति की उपस्थिति की भी जानकारी प्रदान करती है। इन सब के अतिरिक्त मुगल स्थापत्य कला का वर्तमान भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में भी बड़ा योगदान है। भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल को ही देखने आते हैं। ताजमहल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ताजमहल में हर साल 7 से 8 मिलियन पर्यटक आते हैं, जिनमें से 0.8 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। मुगलकालीन स्थापत्य कला मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दर्पण है। इस काल की इमारतें न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि वे उस समय के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवेश का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन इमारतों में भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य शैलियों का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है, जो आज भी वास्तुकला के छात्रों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुगल स्थापत्य कला ने भारतीय वास्तुकला को एक नई दिशा और पहचान दी, जिसे आज भी सम्मान और प्रशंसा के साथ देखा जाता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। मुगल स्थापत्य कला पर फारसी और भारतीय तत्वों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए बताएं कि ताजमहल को मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण क्यों माना जाता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।